नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। एक के बाद एक लगातार बहुत सारी चीजें इस वक्त सरकार बनाने के लिए और जो रिजल्ट आया है 2024 के चुनाव का उसके बाद देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास पर, ये उनका ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर का जो घर होता है, उस पर आज शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए एक विशेष लंच और बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे ने सभी 7 सांसदों से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी और उनसे बातचीत भी उन्होंने की। मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, ये उस वक्त हो रहा है जब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस चुनाव के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदलती दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं हर गुट को लग रहा होगा कि अपने लोगों को सहेज के संभाल के रखा जाए। चलिए, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं सुनील के पास पहुंचने की, उनसे बात करने की। सुनील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये उस वक्त भी अहम हो जाता है जब एनडीए के एक अहम घटक दल हैं 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे, और महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बदली हैं उसके बाद हर दल को लग रहा होगा कि अपने लोगों को सहेज के संभाल के रखा जाए। बिल्कुल अंकित, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा वर्षा निवास पर जो बैठक थी सांसदों के साथ वो अभी भी समाप्त हुई है। देखिए, काफिला मुख्यमंत्री का यहाँ से निकला है, सांसद भी यहाँ से सभी अभी निकले हैं और सांसद जो है सीधे शिवाजी पार्क में स्मृति स्थल पर जाएंगे। वहाँ पर बाला साहब ठाकरे के जो स्मृति स्थल है वहाँ पर अभिवादन करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, ये जानकारी मिली है। लेकिन मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे वो अभी यहाँ रहेंगे। चर्चा ऐसी है कि बगल में सह्याद्री गेस्ट हाउस है, वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग में भी हिस्सा लेने वाले हैं। बहरहाल यहाँ पर लगभग 2 घंटे से सांसद जो नवनिर्वाचित सांसद हैं और जिन्होंने इस चुनाव में हिस्सा लिया था, हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी बुलाया गया था। खुद मुख्यमंत्री ने भी उनका स्वागत किया। साथ में एकनाथ शिंदे जो हैं मुख्यमंत्री के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी वैशाली ने भी सभी नवनिर्वाचित और दूसरे जितने भी सांसद आए थे उनका आरती उतारी। और स्वाभाविक तौर पर जैसा आप कह रहे हैं कि नई सरकार का गठन होना है और जिस तरह की इस समय स्थितियां हैं उसमें सभी दल चाहते हैं कि अपने जो भी चुने हुए उनके प्रतिनिधि हैं वो एक साथ रहें, कहीं उसमें कहीं कुछ कोई जो है कि खलल न पैदा हो पाए। लिहाजा सभी को एक साथ एकजुट रखना ये भी बड़ी चुनौती है और इसी के तहत यहाँ पर इन्हें बुलाया गया था। विशेष तौर पर उनके लिए सभी के लिए लंच रखा गया था। देखिए, काफिला अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। विशेष लंच रखा गया था और साथ में हिदायतें भी कुछ देनी थी जो ज़रूरी है। हालांकि एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना का, वो कहीं भी एनडीए से अलग होने जैसी कोई कयास, चर्चा या इस तरह की आशंका नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को हाथ मजबूत करना है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है इस समय, इस स्थिति का कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल हासिल किया जा सकता है, इस पर जरूर अंदर खाने चर्चा हुई होगी और क्या आगे रणनीति है वो जरूर तय किया गया होगा। बहरहाल अभी तक चूंकि अधिकृत तौर पर कोई बयान नहीं आया है, किसी ने आकर बात नहीं की। सांसद वहाँ पर रहे, उन्होंने लंच किया, मीटिंग हुई और उसके बाद सीधे यहाँ से वो निकल गए हैं शिवाजी पार्क पर, स्मृति स्थल पर, वहाँ पर अभिवादन करने के लिए। और मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर कोई बात नहीं की। इसलिए क्या अंदर खाने किस भीत पर हुआ अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बात यही है कि सभी को एकजुट रहना है, एनडीए की सरकार में शामिल होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना है और इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ उठाया जा सके अपनी पार्टी की मजबूती के लिए या फिर जो मंत्रिमंडल में अच्छे पद पाए जा सके, उस स्थिति पर जरूर चर्चा हुई। सुनील, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। एक तरफ शिंदे अपने सांसदों से मिल रहे हैं, वहीं चर्चा जो चल रही थी देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देना चाहते हैं। बीजेपी में क्या हलचल है? देखिए, कल देवेंद्र फडणवीस ने जरूर एक बयान दिया कोर कमेटी की बैठक के बाद कि जिस तरह की हार हुई है उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जिम्मेदारी ली उस हार की और ये कहा कि अब वो सरकार में नहीं रहना चाहते हैं, सरकार से बाहर निकलकर जनता में जाकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि ये सब अभी वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे, दिल्ली जाएंगे और उस पर फैसला होगा। लेकिन उनके इस बयान से
बीजेपी में जरूर एक तरह से हलचल मच गई थी। इसीलिए तुरंत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष हैं आशीष शेलार ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये कहा कि सरकार छोड़ने की जो बात उन्होंने मीटिंग में नहीं बताई थी, उन्होंने अपने मन का भाव एक तरह से व्यक्त किया, लेकिन हम अपील करेंगे कि सरकार में रहते हुए ही वो संगठन को मजबूत करें। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी में एक तरह से एक हलचल जरूर है और उसका नतीजा हमने देखा कि कहीं कुछ लोगों पर कार्रवाई भी होना शुरू हो गई जहां पर कि कम वोट मिला है बीजेपी को, यहाँ पर जहाँ की करारी हार हुई है। लेकिन वैसे कुछ बीजेपी में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हलचल जैसी स्थिति नहीं है। बहुत कुछ निर्भर है कि हाँ, देवेंद्र फडणवीस सरकार में बने रहते हैं, क्या उन्हें सरकार से हटकर सिर्फ संगठन में लगाया जा सकता है, इस पर जरूर चर्चाएं हो रही है, जिसमें फिर जो स्थानीय नेता हैं वो बटे हुए हैं। कुछ चाहते हैं कि वो संगठन में आए और खुल के काम करें, ज़्यादा संगठन में समय दें, लेकिन कुछ चाहते हैं कि वो सरकार में ही बने रहें, क्योंकि सरकार के जरिए ही ज़्यादातर संगठन को फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। महाराष्ट्र से जुड़ी एक और इस वक्त खबर आ रही है कि एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे से बीजेपी संपर्क करने की कोशिशें कर रही है। एक केंद्रीय मंत्री को उद्धव ठाकरे से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो पुराने सहयोगी, लेकिन जिनके साथ एक, जिसे अंग्रेजी में बिटर डिवोर्स कहते हैं, यानी कि एक बहुत बुरे तरीके से अलग हुए थे, उसके बाद अब क्या उद्धव ठाकरे बीजेपी की इन कोशिशों को तवज्जो देंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब तक संजय राउत लगातार कहते रहे हैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बीजेपी के साथ वापस जाने का। वहीं सरकार बनाने की कवायदें जो हैं वो अब तेज गति से शुरू हो गई हैं। सहयोगियों को कैसे संभालेगी बीजेपी, एक बड़ा सवाल बन के उभरा हुआ है। मोदी 3.0 में सहयोगियों की भूमिका अहम हो जाती है। 4 प्रमुख सहयोगियों के 40 सांसद हैं। हर सांसद पर एक मंत्री की मांग जो है, 4 सांसदों पर, हर 4 सांसदों पर एक मंत्री की मांग की जा रही है। यानी कि 40 जो सांसद हैं उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो करीब 10 मंत्रिमंडल जो हैं वो मांगे जा रहे हैं। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष पद भी चाहती है टीडीपी। लोकसभा अध्यक्ष पद देने को बीजेपी बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय पर भी कोई समझौता बीजेपी नहीं कर रही। जोर देने पर टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो मिल सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो अब ये पिछले 10 साल वाली सरकार फिलहाल क्योंकि नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में अब बदलाव ज़रूर होगा। पहला बदलाव इसी बात में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अब जो है आने वाले समय में सरकार में जो मंत्रिमंडल के अंदर सरकार चलाने में किस तरीके से जो सहयोगी हैं वो अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, 4 सांसदों पे एक मंत्री, चेयर, राज्यसभा स्पीकर का, माफ कीजिएगा, लोकसभा स्पीकर का पद, काफी सारी डिमांड है। बीजेपी के लिए राह जो है वो अब आसान नहीं है। नहीं, ये बात जरूर है कि दिक्कतें तो शुरुआत में होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपसी बातचीत से और सहमति से रास्ता निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी का फार्मूला था वो यही था कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व दिया जाता था, यानी सांकेतिक तौर पर ही एनडीए के सहयोगियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती थी। और इसी विवाद के चलते 2019 में नीतीश कुमार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। अब बीजेपी निर्भर है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर तथा एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान पर। इन चारों की पार्टियों को मिलाते तो 40 सांसद इनके होते हैं और उनके बिना एनडीए बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकता। तो इसलिए विस्तार से बातचीत की जा रही है। आज भी दिन भर बैठकों का सिलसिला चला है, लेकिन हाँ, सूत्रों ने हमें यह जरूर बताया कि कल जो एनडीए की बैठक हुई है उसमें किसी भी तरह के मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर या किसी तरह की मांग किसी की ओर से नहीं उठाई गई। ये सारी जो बातचीत है वो अलग लेवल पर, ट्रैक 2 पर चल रही है। बीजेपी ने यह भी कहा है, एक तरह से इंडिकेशन दिया है कि जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, जिनको कि सीसीएस के पोर्टफोलियो कहा जाता है, रायसीना हिल के पोर्टफोलियो हैं, होम मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, ये बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। स्पीकर का पद भी जो है बीजेपी चाहेगी कि उसी के पास रहे। हाँ, डिप्टी स्पीकर का पद जरूर किसी सहयोगी दल को दिया जा सकता है, इस पर बीजेपी विचार कर सकती है। और साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े पोर्टफोलियो है बीजेपी उनको भी अपने पास ही रखना चाहेगी। चंद्रबाबू नायडू की जो छवि है, जिस तरह की उनकी रुचि है, उसमें उनकी ज्यादा रुचि डिजिटल में और टेक्नोलॉजी में ज्यादा होती है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मीठी मिनिस्ट्री है
उसको टीडीपी अपने पास रखना चाहे, और वहीं जेडीयू जो है वो चाहेगी पंचायती राज, एग्रीकल्चर, इस तरह के मंत्रालयों पर अपनी चाहेगी उनके पास रहे। तो ये सारी बातें जिन पर की चर्चा हो सकती है और हो रही है, माना जा रहा है कि जल्दी इस पर सब समाधान निकल आएगा और 9 तारीख की शाम को 6 बजे पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे और सहयोगी दलों के नेता भी उसमें संभावना है कि साथ में शपथ लें। मैं ये भी आपसे अगले जो जाने से पहले समझना चाहूंगा कि अभी एक तो इतने जो खास तौर से जेडीयू और टीडीपी पे किस तरीके की अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उसको निर्भर रहना होगा, तो क्या एनडीए को बढ़ाने की कवायद है? जैसे खबरें आ रही हैं कि और भी पार्टीज में और भी लोगों से बात करने की कोशिश की जा रही है, वो कवायद कहां पे कोशिशें इस वक्त जारी हैं? नहीं, आप जो कंपोजिशन आया है लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, उसमें केवल 17 ऐसे हैं जिन पर कि वो किसी खेमे के साथ नहीं हैं, जिनमें भी 7 जो है वो निर्दलीय हैं। 7 में से भी 4 निर्दलीय तो ऐसे हैं जिनके साथ बीजेपी कभी जा ही नहीं सकती है, तो यानी बचे 2 या 3 निर्दलीय ही। छोटी पार्टी आनी हो सकता है बीजेपी संपर्क करे। साथ ही ये भी एक बात है कि टीडीपी क्योंकि साथ में है कि 22 सीट पे जिसके 4 एमपी जीत कर के आए, वो बीजेपी के साथ नहीं आ सकते। तो ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल होगा कि आप किसी अन्य को साथ लेना चाहें, जब तक कि कोई बड़ा जो दल है वो INDIA गठबंधन से टूटकर बीजेपी के साथ ना आए। लेकिन अभी फिलहाल ना तो बीजेपी को इसकी जरूरत है और न ही बीजेपी इस तरह से कोई विचार कर रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार बनाने की जो पूरी कवायद चल रही है। अखिलेश जी, क्या ये भी कुछ कारण समझ में आया कि क्यों 8 तारीख से 9 तारीख, क्योंकि कल चर्चा हो रही थी 8 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, अब 9 तारीख की बात हो रही है, और इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या विशेषताएं होंगी, अगर अभी कुछ पता चल रहा है तो? बात जरूर थी अंक की शुरुआत में, लेकिन अभी जो खबर मिली है 9 तारीख की शाम 6 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही होगा। पहले 2 जो कार्यकाल हुए, मोदी 1 और मोदी 2, उसमें भी शपथ ग्रहण समारोह वहीं पर हुआ था। करीब 8000 लोग जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही जो भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं उनके प्रमुखों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश और श्रीलंका की ओर से पुष्टि कर दी गई है। नेपाल तथा भूटान की ओर से भी माना जा रहा है कि जल्दी पुष्टि कर दी जाएगी। तो भारत अपनी जो मैत्री का संकेत है साउथ एशिया में, वो भी इसके जरिए देना चाहेगा। आप जानते हैं कि पहला जो कार्यकाल था पीएम मोदी का, उन्होंने जब पहली बार शपथ ली तब भी 4 देशों के प्रमुखों को बुलाया गया था। तो एक बार फिर से सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये भी एक मौका होगा भारत का अपने। अखिलेश जी, माफी चाहूंगा, आपको यहाँ रोक रहा हूँ, सीधे चलते हैं। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त चिराग पासवान से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। धन्यवाद अंकित। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार सफलता के लिए। 5 लड़े 5 जीते हैं, तो 5 लड़े 5 जीते, मतलब 100% स्ट्राइक रेट है। ये इलेक्शन आपके लिए थोड़ा अलग था क्योंकि अपने पिता के साए से दूर आप ये चुनाव लड़ रहे थे। कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप इस चुनाव को? बिल्कुल, बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ था। बाबा, आप पर्सनली आप जानते हैं, आप देख ही रहे थे। मेरे पिता के जाने के बाद राजनीतिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर कई उतार चढ़ाव से मेरा जीवन गुजरा है, और वो कतई सहज तो नहीं रही वो परिस्थितियाँ। ऐसे में ये चुनाव भी उतनी ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। इस चुनाव में जहां विपक्षियों से तो लड़ना ही था, मेरे तो अपनों ने, जैसे पहले भी मुझे धोखा दिया, मेरा साथ नहीं दिया, इस चुनाव में भी उन लोगों ने मेरा खुलकर विरोध किया। पर हाँ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है। मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो गठबंधन को ताकत दी उसको इसका श्रेय जाता है। मेरी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इसका श्रेय जाता है, और अंतोगत्वा बिहार की जनता ने, जिसने अपार स्नेह मतलब प्रदर्शन जिस तरीके से हम लोग का बिहार में रहा है, काफ़ी संतोषजनक रहा है। हाँ, हम लोग और बेहतर कर सकते थे, बट फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी काफ़ी संतोषजनक रहा। मेरे लिए ज़रूर ये खुशी की बात है कि 5 की 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग वापस आए हैं। तो आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में भी कहा कि उन्होंने भी गठबंधन को संभाला, लेकिन उनके साथ आपके रिश्ते थोड़े नरम गरम से भी रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, एक समय था, इस बात को मैं स्वीकार करूंगा, एक समय था जब ऐसे रिश्ते थे। पर मैं इस बात को लेकर भी बहुत क्लियर था कि या तो फिर आप गठबंधन से अलग हो जाइए, पर अगर आप गठबंधन में हैं तो फिर मतभेदों की गुंजाइश नहीं रह सकती है। फिर आपको एक साथ एक स्वर में मिलकर आपको अपने लक्ष्य की ओर आपको अग्रसर होना होगा। हम लोगों का सबका लक्ष्य था प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना, उसमें बिहार से
जितनी ज़्यादा सीटों का योगदान हो सकता है वो योगदान हम लोग करें। और मुझे लगता है कि इस भूमिका को बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने भी, हम सब ने मिलकर, और मुझे लगता है बहुत हैंड एंड ग्लव्स, मुझे लगता है मेरा सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ है तो जदयू और लोजपा के नेताओं हम लोगों ने एक साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत प्रचार किए हैं और जनता तक भी ये बात गई है। और मुझे लगता है इसीलिए हम सबके परिणाम बेहतर आए, और बेहतर हो सकते थे बट बेहतर आए। मुद्दों पे आएंगे, लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा, वो 12 जनपद छोड़ के यहाँ आना और जिस ढंग से आप यहाँ आए और वो तस्वीर जो रामविलास पासवान जी की रोड पे रखी थी और इस तैस जो नॉर्थ एवेन्यू में कहीं कहीं कड़वाहट, कहीं मुंह में कभी थोड़ा सा निराशापन होता है? आप दुख होता है बट कड़वाहट और निराशा बिल्कुल भी नहीं बाबा। देखिए, मेरी लड़ाई मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरी सुख सुविधाएं को लेकर नहीं है ना। अगर मेरी लड़ाई इन्हीं सब चीज़ों की होती तो मैं तो नतमस्तक होकर किसी भी गठबंधन में हर परिस्थिति को स्वीकार करके मैं रहता, और अगर मैं झुक के रहता तो कभी इस तरीके की कोई परेशानी कभी कहीं आती ही नहीं। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर है, मेरे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने को लेकर है। ऐसे में मैं समझौता ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी करूँगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल तक पहुँचे, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। घर, गाड़ी, सुख सुविधाएं आएंगी जाएंगी, कभी कुछ परमानेंट नहीं रहने वाला। सवाल इसलिए पूछा कि इसी गठबंधन ने आपको अलग कर दिया, आपका सिंबल चला गया, आपका घर चला गया, आपका पार्टी का नाम चला गया, आपके चाचा को मंत्री बना दिया, अब वो नहीं है और अब आप अंदर हो। तो ऐसे में धोखा मुझे किसने दिया? मेरे अपनों ने दिया। मेरे अपने मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी बाबा, जो चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी का खून हूँ, जो मुझे मेरी पार्टी को तोड़ सकता। मेरे अपने अगर मेरे साथ होते, और ऐसे में मैं किसी तीसरे से शिकायत कर भी नहीं सकता। कैसे करूं जब धोखा मुझे मेरे अपनों से मिला है? अगर वो मेरे साथ होते तो अपनों को तो किसी ने उकसाया होगा ना। हाँ? अपनों को किसी पर ने अगर उकसाया। किसी के उकसाने पर अगर अपने अगर उत्तेजित हो जाएं, ऐसे कदम उठा लें, तो ये भी तो गलत है ना। चलिए अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। अब आप नई सरकार में शामिल होंगे, आप जो एनडीए के धरे हैं 5 में से 5 जीते हैं, कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे माशाल्लाह, सब चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लिए जो आपने कहा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जातीय जनगणना पे क्या कहेंगे आप इस सरकार को कि नहीं पूरा देश में जातीय जनगणना होना चाहिए? बिहार सरकार ने डाटा जारी कर दिया, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरी पार्टी का स्टैंड इस बात को लेकर क्लियर है। हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसके कारण हैं, देश में कई योजनाएं आज की तारीख में भी जातियों को आधार बनाकर बनाई जाती हैं। उन जातियों को मुख्य धारा के साथ सोचने की सोच के साथ बनाई जाती है। राज्य सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, कई बार माननीय न्यायालय भी आंकड़े मांगता है कि भाई फलाना जाति के क्या आंकड़े हैं। हम लोगों के पास भी, सरकार के पास भी जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि उसके अनुपात में राशि का आवंटन किया जा सके। तो ऐसे में मैं पक्षधर हूं कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। सार्वजनिक के मैं पक्षधर मैं कभी नहीं रहा कि उसको सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है, बट सरकार की अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुविधा के लिए ये आंकड़े होने चाहिए। क्या ओबीसी का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी? देखिए, मुझे लगता है तमाम बातें गठबंधन में बैठकर अब ये चर्चा करने का ये विषय है। फिलहाल एक बार जब सरकार बनाने की गहमा गहमी से हम लोग बाहर निकलेंगे, इन तमाम विषयों पर जिसको जब लगेगा ज़रूर चर्चा होगी। एक और यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा अग्निवीर, उसको आप चाहेंगे कि उसको रिव्यू होना चाहिए? देखिए, कुछ दलों के द्वारा रह रहकर समय समय पर इस पर सवाल उठाए जाते हैं। ज़रूरत है पहले हम लोगों को इस पर अध्ययन करने की। कुछ समय हो गया है इस योजना को रोल आउट किए हुए। रोल आउट होने के बाद किस वर्ग को इसका लाभ मिला? युवाओं से जुड़ी हुई ये योजना है। क्या युवा इससे खुश हैं? क्या उनको लाभ मिला, नहीं मिला? इन तमाम चीज़ों पर जब तक समीक्षा नहीं होती है, सिर्फ किसी योजना का विरोध करने के लिए विरोध करें, मैं उसको जायज़ नहीं मानता। और एनडीए का प्लेटफॉर्म हम लोग को वो गुंजाइश देता है कि वहाँ पे हम लोग चर्चा कर सकें। कल प्रधानमंत्री जी से भी जो तमाम एनडीए लीडर्स की जो बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, अंदर की बातचीत है, मुझे ऑन रिकॉर्ड कहनी नहीं चाहिए, बट इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने खुलकर ये बात बोली कि प्लेटफॉर्म ओपन है डिस्कशन के लिए। आप लोग जिस मुद्दे पर आकर चर्चा करना चाहें, ईजिली अवेलेबल हूँ मैं। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा, और वो 10 सालों में हम लोगों ने अनुभव भी किया है इस बात को कि कभी भी कोई भी विषय चर्चा के लिए हम लोग को लगा तो प्रधानमंत्री जी ने खुलकर उस पर चर्चा की। महिला आरक्षण लागू हो चुका है। स्वर्गीय रामविलास पासवान बहुत बड़े चैंपियन रहे मंडल कमीशन के। हम लोग के समय जब हम लोग नौकरी करना शुरू कर दिया था और थोड़ा पढ़ाई के बीच का अंतराल था। आप चाहेंगे क्या ओबीसी महिलाओं को भी महिला आरक्षण में जगह मिले? रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के हम लोग पक्षधर हैं। हम लोग चाहते हैं
कि समाज के ऐसे वर्ग से आने वाली महिलाएं जिनको संभवतः अभी भी जातीयता के आधार पर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, वो भी होना चाहिए। बट हाँ, हम लोग इस बात के भी पक्षधर थे क्योंकि इसके पूर्व में भी 1-2 बार ऐसे मौके आए थे जब विमेन रिजर्वेशन बिल, उस वक्त विमेन रिजर्वेशन के नाम से होता था, अब नारी शक्ति अधिनियम के नाम से है, जब वो सदन की पटल पर आया, बट क्योंकि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं था, वो लागू नहीं हो पाया। हम लोगों ने पिछली बार इसी बात को, जब मैंने सदन में अपना वक्तव्य भी दिया था, तब भी मैंने ये कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को मूव करने की ज़रूरत है। पहले तो ये आना चाहिए, इसको लागू होना चाहिए, और उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए, और सारी पार्टियां उसको गंभीरता से लागू करें। मैंने किया है, मेरी पार्टी में 5 सीटें थी, 5 में से 2 मैंने महिलाओं को दिया, तो 40% रिप्रेजेंटेशन है। मुस्लिम आरक्षण, गरीब मुस्लिम को भी आरक्षण मिले, इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, आरक्षण के प्रावधान बहुत स्पष्ट तौर से, और हमारा संविधान ही इसको बहुत स्पष्ट तौर से कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। जो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति करते हैं, क्योंकि कमजोर जातियां जो मुसलमान में, उनको हर जगह आरक्षण, उनको ऑलरेडी आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है। तो ऐसे में जातियों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है जिनकी सोच के साथ इनको बनाया गया है। बट जब आप इसको धर्म के नाम के साथ आप इसको जोड़ के देखते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करने की बात करते हैं, जबकि आरक्षण का लाभ हर धर्म के, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो ऐसे समाज के वर्ग के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। बिहार को स्पेशल स्टेटस क्या इस बार मिल जाएगा? बहुत दिनों से बिहार के लोग इसका इंतजार मैं बिल्कुल चाहता हूं, और हम लोगों ने हमेशा प्रमुखता से, पैकेज ही मिल जाए, पैकेज ही नहीं, विशेष राज्य का दर्जा, पैकेज तो खैर मिलना ही चाहिए, और समय समय पर गाहे बगाहे हम लोग को मिलता भी रहा है। बट हाँ, हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा ज़रूर मिलना चाहिए, बट इसके लिए उन प्रावधानों में हम लोग को बदलाव करने की ज़रूरत है जो नीति आयोग के द्वारा गठित किए गए हैं। प्लानिंग कमीशन के दौरान परिस्थितियां अलग थी, कई राज्यों को दिया गया, बट नीति आयोग के गठन के बाद कई ऐसे प्रावधान बना दिए गए हैं जिसमें टेक्निकली अभी तक हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में। मुझे लगता है इस सरकार में उसको भी प्रयास करके उन प्रावधानों में भी बदलाव कर कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा। इस बार जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, यदि आप लोकसभा का आंकड़ा देखें तो विपक्ष भी साइजेबल नंबर में है, तो आपको लगता है कि इस बार सरकार को फाइन बैलेंसिंग करके चलना होगा? लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, सत्ता पक्ष विपक्ष, और विपक्ष जितना मजबूत होता है काम करने का उतना ही मज़ा आता है, और लोकतंत्र उतना मजबूत होता है, और हम सब लोग एक मजबूत लोकतंत्र के पक्षधर हम लोग हैं। ऐसे में अच्छी बात है विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे, ये मैं अपेक्षा मैं ज़रूर रखूंगा। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, सिर्फ नकारात्मक राजनीति करना, सदन को बाधित करना, सदन में चर्चा नहीं होने देना, ये विपक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। सकारात्मक भूमिका में रहेंगे, सहज स्वागत भी होगा और स्वीकार भी होंगे उनके तमाम जो भी उनका विरोध है। एक अंतिम का सवाल, क्या मैं चिराग पासवान को रेल भवन में देख सकता हूँ अगले कुछ दिनों में एज ए मिनिस्टर? मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने बाबा, इस लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे थे, और मैं तो इस लक्ष्य के साथ तब भी जुड़ा हुआ था जब मैं अपने जीवन के कठिन दौर से था, तब भी मेरा समर्पण उनके प्रति था। ऐसे में मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि तीसरी बार मैं उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखूंगा। और बिहार के लोग चाहेंगे कि आप इस बार केंद्रीय मंत्री बने। थैंक यू चिराग, आपने वक्त निकाला इंडिया टीवी से बात करें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ऐसा लगा कि समीकरण पलट गए हैं, और गठबंधन ने काफी सालों बाद ये देखा गया, कम से कम पिछले 2 चुनाव के नतीजे अगर आप देखें उसके बाद लगा कि 10 साल बाद समीकरण जो है वो बिल्कुल पलट दिए हैं और बीजेपी को धाराशाही कर दिया है। लेकिन क्या उसमें बीएसपी की भी कुछ भूमिका रही? वैसे तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी का जो हाथी है वो खाली हाथी रह गया, एक भी सीट उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। चुनाव नतीजों के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर बीजेपी के लिए मददगार साबित हुई बीएसपी। अगर बीएसपी को जो वोट मिले हैं उतने वोट नहीं मिलते तो बीजेपी की हार और भी बड़ी हो सकती थी। इसमें 14 सीटें बीजेपी की हैं और 1 सीट जो है वो अपना दल की, और आरएलडी की भी 1 सीट है, यानी कि 2 घटक दलों की, और 14 सीटें बीजेपी की। तो बड़ा सवाल यह है कि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में होती तो क्या माहौल बदल जाता, या फिर अगर बीएसपी का जो हम देख रहे हैं वोट प्रतिशत खिसकता जा रहा है, 19% से 9% इस बार आके गिरे हैं, अगर बीएसपी के उम्मीदवार जो हैं
उनको इतना वोट अगर नहीं मिलता तो क्या इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकती थी? ये दोनों सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर हैं गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट के। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ये बड़ा एक आसान सा आकलन होगा कि अगर कह दें कि देखिए बीएसपी ने 16 सीटें हरा दी? नहीं, मुझे लगता है इसको ऐसे देखना होगा कि एक तरफ तो जो ये गणित बता रहा है कि 16 सीटें हरा दी, दूसरी तरफ ये भी सच है क्योंकि अगर वो बीएसपी ना होती तो उतने वोट जा सकते थे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो वोट समाजवादी पार्टी को ही जा, हो सकता है वो वोट बीजेपी को भी जा सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि जो जो जीबी जो उसका वोट है जो बीएसपी कैंडिडेट को मिल रहा है वो बीएसपी कैंडिडेट का ही वोट है। वो समाजवादी पार्टी को भी जा सकती थी, पहली बात। सॉरी, वो बीजेपी को भी जा सकती थी। तो दूसरी बात कि कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बीएसपी के होने के कारण जो बीजेपी के वोटों में भी स्खलन आया। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही हार नहीं हुआ है, कई जगह बीजेपी के भी वोटों में स्खलन हुआ है। वो हार जीत में दिखाई पड़ रहा है नंबर में, लेकिन अगर आप बीएसपी के वोटों को लेके हर सीट पर देख लें तो वो कई जगह अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये वोट जो बीएसपी के थे वो किसके वोट हैं? वो बीजेपी के हैं कि बीएसपी समाजवादी पार्टी के हैं, या बीएसपी के अपने वोट? जो 9% अभी बीएसपी को वोट मिला है, मेरा तो मानना है कि 9% वोट बीएसपी का अपना आधार वोट है। और ये आधार वोट अगर बीएसपी से छिटकेगा तो ये बीजेपी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोस्टली जाटों के वोट हैं। और जो जिनका ग्रास रूट पर या जमीनी स्तर पर जो डोमिनेंट लैंडेड क्लास है, जो मोस्टली आजकल ओबीसी, उसके साथ एक कतार है। तो वो जो कॉन्ट्रिब्यूशन है पॉलिटिक्स में, इस तरह से सर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा 2019 और 2024 की अगर तुलना करें तो, क्योंकि दोनों अलायंस डिफरेंट थे, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस 2019 में था, फिर भी उसका प्रदर्शन ऐसा नहीं था जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हुआ, जहां पर कांग्रेस को माना जा रहा था कि एक वीक लिंक है, बहुत कम उसका वोट प्रतिशत होता है, कांग्रेस का सिंगल डिजिट में रहता है। बीएसपी का पिछली बार ये मान के चले थे कि दोनों साथ आ जाएंगे तो एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, जैसा हमने चुनावी नतीजों में 2019 में नहीं देखा। बाद में आकलन लगाया गया कि बीएसपी का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया, बल्कि समाजवादी पार्टी का वोट उस तरफ ट्रांसफर हुआ। तो क्या यह समझा जाए कि अगर इस वक्त बीएसपी इस गठबंधन के साथ होती तो क्या आपको, किस तरीके से इसको आप बदलते हुए देख रहे थे समीकरण को? क्या इससे फायदा होता इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को ही फायदा जाता? नहीं, देखिए दो बातें हो सकती थी। एक तो पहली बात तो यह कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ जाने से तो क्या फायदा? कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत कम है यहाँ उत्तर प्रदेश में, हम सभी जानते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक परसेप्शन है, खासकर नगरीय जो शहरी मध्य वर्ग है, थोड़ा ऊंची जातियां हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी का निषेध था, समाजवादी पार्टी को लेकर के वहां स्वीकृति नहीं थी उस समय। वहां कांग्रेस के जुड़ने से समाजवादी पार्टी की स्वीकृति बढ़ी और उनके वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुए। तो कांग्रेस एक तरह से उसको एक दरवाजा देती है जिससे कि उन समूहों में समाजवादी पार्टी फैल पाए। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये जो वोट उनका जो नीचे जो जाने का है, यानी अगर तीनों अलायंस में होते तो क्या होता? ये फायदा भी हो सकता था और घाटा भी हो सकता था। घाटा ये हो सकता था कि आधार तल पर और कार्डर्स के बीच आपने देखा होगा, जब समाजवादी पार्टी बीएसपी का गठबंधन हुआ था तो मीटिंगों में, रैलियों में इनके कार्डर्स आपस में लड़ जाते थे, क्योंकि वो बीएसपी के कार्डर्स बहुत ही अपने ढंग से स्ट्रॉन्ग मोबिलाइज कार्डर हैं और उधर एग्रेसिव समाजवादी पार्टी की तरफ। तो ये भी हो सकता है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि फायदेमंद नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी वो नहीं गई मायावती, इसका मतलब ये नहीं कि ये 16 सीट जो हार गई उनके वोटों से, इसके कारण वो समाजवादी पार्टी को ही फायदा पहुंचा, वो घाटा पहुंचा रही है। वो बीजेपी को भी कई जगह उसने घाटा पहुंचाया है। अभी उसका आंकड़े की सही व्याख्या भी नहीं हुई है, उसके आंकड़े की व्याख्या देखेंगे तो बीजेपी को भी कई जगह घाटा है। बद्री नारायण जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा बहुत बढ़िया रहता है आपसे बारीकियां डिस्कस करना, जितनी सरलता से आप इन सब चीज़ों को सामने रखते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। इस चुनाव में दो ऐसे उम्मीदवारों को भी जीत मिली है जो गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं।
एक हैं अमृतपाल, जिन्हें पंजाब के खडूर साहब से जीत मिली है। ये असम में NSA एक्ट के अंदर बंद है। वहीं दूसरी ओर इंजीनियर राशिद, जिन्हें जम्मू कश्मीर से जीत मिली है। वहीं अमृतपाल खडूर साहब सीट जीते हैं तो राशिद इंजीनियर ने कश्मीर में बारामूला सीट जीती है, जहां पर उन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया। लेकिन इस जीत के बाद क्या नियम है संसद में ऐसे सांसदों को लेकर, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील RK सिंह से हमारे संवाददाता आशीष भार्गव ने बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। इस बार संसद में 2 सांसद ऐसे चुनकर आए हैं जो जनता के प्रतिनिधि तो हैं लेकिन दोनों जेल में हैं, अमृतपाल सिंह और राशिद। ऐसे में कानून क्या कहता है, लोग कैसे वो अपने जनता का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे, वो जानने के लिए हमारे साथ RK सिंह साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से प्रैक्टिस करते हैं। सर, बहुत सारे केस भी आपने ऐसे देखे हैं, वो सांसद बन गए, लोगों ने जेल के अंदर रहते हुए भी उनको चुन लिया, लेकिन वो किस तरीके से जनता का जो की बात है वो संसद में रख पाएंगे, उनका काम कर पाएंगे? देखिए आशीष जी, हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी वो बहुत काबिल तारीफ थी। हमारे संविधान में इसका प्रोविज़न है कि आप जेल से रहकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, और ये जो सांसद चुने गए हैं ये जेल से ही लड़कर चुने गए हैं। अब इनके साथ ये है कि अब यहाँ से ये काम कैसे करेंगे सदन के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप तो इनका ओथ लेने का है। तो जेल अथॉरिटीज़ के परमिशन से ये जाएंगे और अपने आप शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद इनको वापस जा कर के जेल में सरेंडर करना है। वो कोई बेल नहीं है, वो परमिशन से बस ओथ लेने के लिए जाते हैं, और उसके बाद अदालत से परमिशन लेनी? नो, कोई अदालत से नहीं। वो जेल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेते हैं और सेक्रेटेरिएट को बताएंगे, लोकसभा सेक्रेटेरिएट को बताएंगे, और वहाँ के प्रायर परमिशन के बाद इनको वहाँ लाया जाएगा जब इनकी शपथ होगी, और शपथ के बाद ये वापस चले जाएंगे। जी। और फिर ये लोकसभा चेयर को ये इन्फॉर्म करेंगे कि मैं इतने दिनों तक सदन में नहीं आ सकता, ये कारण है कि मैं जेल में हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जनता के इतने सारे मुद्दे रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, विकास के काम होते हैं, जनता के लिए सवाल पूछना, ये सब पार्लियामेंट डिबेट में जो पार्लियामेंट के सेशन लगता है वो सब कैसे होगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसके लिए जनता को भी ये सोचना चाहिए कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनको चुनने के पहले इन सब चीज़ों पे उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि एक सांसद का काम सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना नहीं है। उसको सदन के अंदर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, बिल जो इंट्रोड्यूस होते हैं, जो लॉज बनते हैं, उन पे डिबेट में पार्टिसिपेट करना होता है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाना होता है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसमें कानूनी कोई अड़चन तो नहीं है, आप सांसद बन सकते हैं, लेकिन जनता को परेशानी होगी, ऐसा कानून के जानकार कहते हैं। हालांकि उनकी समस्याएं भी उन तक जेल में पहुंचेंगी, जेल के थ्रू, जेल से ही वो भी अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस पर आगे कदम उठा सकते हैं। लोकसभा में जब भी बहस होगी सदन में, वो सदन में हिस्सा ले सकते हैं परमिशन लेने के साथ। ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको मिलती रहेंगी, लेकिन जब तक वो रिहा नहीं हो जाते, जेल से बरी नहीं हो जाते या ज़मानत नहीं पा जाते, तब तक वो जनता से सीधे जो संपर्क है जनता का उनसे नहीं हो पाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। वहीं दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली को मिलेगा अतिरिक्त पानी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हिमाचल से पानी आने का जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल से 132 क्यूसेक पानी छोड़ने के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार की दलीलें खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार को दिल्ली में पानी बेरोक टोक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की बर्बादी ना हो, सोमवार तक मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी जो है वो लाने की इजाज़त दे दी है। हरियाणा सरकार के जो विरोध था उस पर और जो आपत्ति थी उसको दरकिनार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथन की इस बेंच ने आदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश 137 क्यूसेक जो अतिरिक्त पानी है उसको शुक्रवार को वो रिलीज़ करे दिल्ली के लिए, और हरियाणा सरकार को कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि बिना किसी रोक टोक के वो पानी सही तरीके से दिल्ली में पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि दिल्ली में इस हीट वेव के चलते पानी की गंभीर समस्या है, खासतौर पर पीने के पानी की, और ऐसे में यहाँ पर पानी को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार को फटकार लगाई कि जब हिमाचल प्रदेश अपने अतिरिक्त पानी दिल्ली को देने को तैयार है तो वो इसका विरोध
क्यों कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को इसमें भागीदारी दिखानी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ये मापा जा सके कि हिमाचल है उसने कितना पानी दिल्ली के लिए छोड़ा है, और ये भी कहा कि यहाँ पर इस तरीके से आदेश नहीं देना चाहिए। इससे ऐसी जो स्थिति है, हरियाणा में भी पानी की शॉर्टेज है और बाद में ये लोग बोलेंगे कि हरियाणा ने कम पानी हिमाचल से जो आया था उसमें कम पानी यहाँ पर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट भी सोमवार तक मांगी है। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि मीटिंग जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपर रिवर बोर्ड यमुना रिवर बोर्ड की हुई थी उसमें हरियाणा ने विरोध किया है, हिमाचल पानी देने को तैयार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में दखल दे और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। यानी अब दिल्ली को हिमाचल से अतिरिक्त पानी मिलेगा। हरियाणा सरकार उसे सही तरीके से दिल्ली पहुंचाने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार को दी गई है और जो यमुना बोर्ड है उसको कहा गया है कि वो मॉनिटर करें कि कितना पानी हिमाचल से दिल्ली में पहुंचा है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। सैकड़ों मुसाफिरों से भरी एक ट्रेन बीते दिनों एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गई। उसे 11 साल के एक बच्चे की सतर्कता से बचाया गया। इस बच्चे को रेलवे ने आज सम्मानित किया है। समस्तीपुर का ये पूरा मामला है। 11 साल के शहबाज ने वो किया जो कहानियों में हम पढ़ते हैं। उसने टूटी पटरी देखी, ट्रेन के सामने लाल रंग का कपड़ा लहराया और ट्रेन को एक बड़े हादसे से बचा लिया। रेलवे ने शहबाज को सम्मानित भी किया। हमारे देश के बच्चे जो हैं, जो जल्दी देश के युवा बनेंगे, देश के कर्णधार हैं, उनमें इतनी जागरूकता है और इतनी समझ है कि अगर उन्हें कोई चीज़ ऐसी इनके संज्ञान में आती है तो उसके लिए किस तरह से एक्शन लेना है वो उनको पता है। रिपोर्ट जो कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर वाला बनाया था और मैं इसके लिए मोहम्मद शहबाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये एक उदाहरण है हमारे देश के सारे बच्चों के लिए कि आप जागरूक हैं, हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के संबंध में जो है पूरी खबर रखें और जब ज़रूरत पड़े और आपको समझ में आए तो देश सेवा के लिए जो है आप अपना योगदान दें। ये वाकया है 1 जून का। शहबाज अपने पिता को नाश्ता देकर लौट रहा था, तभी उसने धर्मपुर कॉलोनी के पास पटरी टूटी हुई देखी। ये समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेल खंड के बीच का हिस्सा है। उसने फौरन लाल गमछा हिलाकर हावड़ा से काठ गोदाम जा रही बाघ एक्सप्रेस के ड्राइवर को सतर्क कर दिया। हम अपने अब्बू को नाश्ता देके हर रोज की जैसे वही रास्ते से घर जा रहे थे, तो रास्ते पे हम चल रहे तो देखे कि पट्टी टूटी हुई है। तो देखे उधर से ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन वाले हॉर्न मारे तो पहले डर गए थे, तो फिर देखे कि पट्टी टूटी हुई है, क्या करे। फिर मेरे घर के सामने बहुत बार काम होती थी तो लाल झंडा ये सब गाड़ देते थे दोनों तरफ से, तो ट्रेन रुकी रहती थी। तो वैसे ही मेरे पास भी गमछा था, तो पूरा प्रयास करके हमने ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश की। ड्राइवर अंकल उतरे, बोले चोट तो ज़्यादा नहीं लगा? तो हम बोले नहीं। तो बोले क्या हुआ? तो हम बोले पट्टी टूटी हुई है। तो वो देखे, फिर फ़ोन किए, फिर वहाँ रेल वाले अंकल सब आए तो वो लोग बनाए। उसके बाद वो लोग रुके, फिर ट्रेन चली गई। तो वो 3 से 4 बजे तक काम चलता रहा, काम करके वो लोग चले गए। शहबाज की इस सूझबूझ ने हादसा तो टाला ही, अपने परिवार का मान भी बढ़ाया है। पिता को अपने बेटे पर नाज है। हमें बहुत ही अच्छा लगा जो मेरे बच्चे को या मेरे बच्चे के कारण हम यहाँ तक पहुँच सके। मेरा बच्चा आज अच्छा किया तो हम यहाँ तक पहुँच सके। अब देश के अन्य बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? हम तो यही कहेंगे, देश के सारे बच्चे जितने भी हैं अपने अच्छाई करने से आगे बढ़ते रहे। ऐसे वाकये याद दिलाते हैं कि छोटी सी सतर्कता से हम कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। 11 साल के शहबाज का कारनामा सबके लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। समस्तीपुर से अविनाश की रिपोर्ट। चलिए आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।